में वंदन। चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन। जो जन श्रद्धा भाव से करे स्तुति का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज की क्लास में हम जो हिंदी व्याकरण से संबंधित कक्षा 4 और मेरा प्रयास यही है कि ये 40 अंक के जो है नंबर, वह आपको बहुत आसानी से, और ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा है पहले भी, लेकिन एक बार आप सभी से निवेदन है कि इस विषय को भी हल्के में नहीं लें। एक बार आप इसकी रीडिंग और सारी परिभाषाएं, सब चीजें अवश्य जरूर देखें। हमने भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण, विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, क्रिया यहाँ तक कर लिया था। आगे हम आज करेंगे। सबसे पहला जो आज मैं लेना चाहूंगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, कि मुहावरे, लोकोक्तियां और मौखिक अभिव्यक्ति या अनुच्छेद लेखन, ये काफी सरल हैं और इन्हें याद करना भी सरल है, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं, आज मुहावरे किसे कहते हैं। देखो, कोई भी भाषा होती है ना, उसको भाषा में, हर भाषा को प्रभावपूर्ण और आकर्षक करने के तरीके उस भाषा की व्याकरण में सम्मिलित होता है। कि जो उसकी व्याकरण है, यानी कि अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश है, उसमें कोई को उसको इफेक्टिव या प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना हो, तो उसकी और भी अच्छे, जैसे ब्यूटीफुल भी है, वंडरफुल भी है, मार्वलस भी है, इन सभी का अर्थ सुंदर है। लेकिन फिर भी इनको अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में क्या है कि कोई भी व्यक्ति, किसी अपन मान लो किसी ने आपको एक सीधी बात कही कि मैं जाता हूँ, तो ठीक है, आपको लगा कि हाँ, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई कहे, मान लो किसी ने कह दिया कि तू क्यों अपने आप को जानबूझ के विपत्ति में डालता है, और एक किसी ने कहा क्यों ओखली में सिर देता है, तो जो एक अलग तरीके से बोला गया जो वाक्यांश है, वो क्या करता है, बहुत ही प्रभावशाली, और कह सकते हैं याद रहते हैं, हमें मस्तिष्क में याद रहता है किसी बात को याद रखने के तरीके से। तो भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त, प्रभावपूर्ण, आकर्षक एवं साहित्यिक बनाने के लिए भाषा के प्रयोग में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। कि किसी भी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने का यह तरीका है, मुहावरे और लोकोक्तियां। इनके प्रयोग में कम से कम शब्द, यानी कि कम से कम सार होता है ना, और अधिक से अधिक भाव होते हैं। शब्द कम, भाव अधिक को गहराई के साथ व्यक्त किया जा सकता है। साथ ही भाषा भी सरस और सहज बन जाती है। अर्थात ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। मान लो किसी को कहना हो कि तुम तो मेरी क्या हो, आंखों का तारा हो, इसका मतलब क्या है, वो अपने माता पिता के लिए अपने बहुत प्रिय है ना। सामान्य अर्थ नहीं है जो वो शब्द कह रहा है। जब मान लो उंगली पर नचाना, तो वास्तव में कोई उंगली पर नहीं नाचता है, लेकिन इसका अर्थ है कि किसी को अपनी इशारों पर नचवाना, किसी को अपने वश में कर लेना। ठीक है। तो जो सामान्य अर्थ है और विशेष अर्थ है, दोनों में बहुत अंतर है। मान लो कलम तोड़ना है, इसमें दिया गया है कलम तोड़ना, तो वास्तव में कलम को तोड़ना नहीं है, ऐसे कलम इस तरीके से बात को लिखना जो बहुत ही श्रेष्ठ बात हो। समझ आया। तो मुहावरे हम शुरू से, हमारे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे बचपन के जीवन में हो, हम बालपन में, हम शुरू से सुनते हुए आए हैं। तो मुहावरे क्या है, ये ऐसा है जो आपकी नंबर लाने के लिए भी काफी इजी है। लेकिन इनको आपको सभी, इतने मुहावरे हैं, हिंदी भाषा
भाषा का संसार अपार है, अपार है। शब्दों का संसार भी अपार है। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उन्हें एक बार पढ़ना और एक बार पढ़ के ही आपको समझ आ जाता है कि हाँ, ये किस लिए किया गया है। तो सभी से निवेदन है मेरा कि आप सभी मुहावरे पढ़े जरूर। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, याद रख करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन एक बार में समझ, जैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मैं पूछूं, तो ये है कि भाई खुद के पैरों पे ही मुसीबत, खुद कोई विपत्ति में डालना। तो सामान्य अर्थ क्या है कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी से करना प्रहार नहीं, इसका अर्थ है कि अपना ही नुकसान स्वयं करना। तो जैसे ही ओखली में सिर देना है, गले का हार होना है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं, मुहावरे हैं जो क्या करते हैं। अच्छा, एक मुहावरे से क्या होता है, एक बात में ना एक रोचकता आती है, एक होता है ना, एक सजीवता होती है कि हाँ, वास्तव में इसने बहुत प्रभावशाली ढंग से बात कही है। और मुहावरे क्या होते हैं कि लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार अलग अलग होते हैं। अब मान लो किसी ने कहा कि क्यों आग में घी डालता है, तो वास्तव में कहीं आग थोड़ी लगी है, वास्तव में कहीं घी थोड़ी डाल रहे हैं, यानी कि हम अपने वचनों से, अपने शब्दों से सामने वाले के क्रोध को भड़का रहे हैं, है ना। वैसे ही कहते हैं ना, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है। अब खीर कोई सीधी या टेढ़ी ऐसे थोड़ी होती है, लेकिन क्या कहते हैं, कठिन काम है, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, ये तो बहुत कठिन काम है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ऐसे मुहावरे हैं जो हम करते हैं। मान लो उल्टी गंगा बहना, बहाना, तो ऐसी चीज करना जो विपरीत हो, अनहोनी बात करना। कमर कसना, वास्तव में कमर थोड़ी कसते, कहते हैं ना, अब एग्जाम आ गए हैं, कमर कस लो, तो वास्तव में कमर को थोड़ी कसना होता है, यानी कि तैयार होना। कलेजा फटना, यानी दुख, बहुत दुख, जो कलेजा फटना, बहुत दुख पहुंचाना। ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे हैं। अपने आप पे से बाहर होना, अपने आप से कैसे बाहर होंगे, लेकिन इसका अर्थ है क्रोध में सुध-बुध खो बैठना। तो ऐसे बहुत, दाल में काला होना, वास्तव में दाल में काला नहीं है, इसका विशेष अर्थ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपको सारे मुहावरे हैं वो क्या करने हैं, उनका अर्थ एक पढ़ना है, और अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से मुहावरों को क्या करना है, भाषा में प्रयोग करना। ये एक आता है एग्जाम में पर्याय। अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सारे मुहावरे हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद है लोकोक्ति। लोकोक्ति, लोक में कही जाने वाली उक्ति, उक्ति यानी कि पंक्ति। ठीक है, इसका सरल और शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताती हूँ। लोकोक्ति का अर्थ है कि लोक की उक्ति या जन कथन, ऐसा, ऐसी मतलब बात या ऐसा कथन जो हर प्राय लोग कहते हैं। मानव समाज के अनुभव के सार, यानी कि जिसका जो अनुभव होता है। मान लो आज मैं मंदिर गया और मंदिर से आते वक्त मैं फल भी ले आया, तो मेरे साथ एक पंथ दो काज हो गए। इसका क्या मतलब है कि मेरा अनुभव ये कहता है कि मैंने एक साथ में दो काम कर लिए। तो एक पंथ दो काज, यानी कि एक कार्य से क्या हो गया, दो लाभ हो गए। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यानी कि मतलब जो अपराधी व्यक्ति होता है वो हमेशा डरा रहता है। ये कैसे लोकोक्ति बनी, ये वास्तव में लोगों के, पूर्वजों के, हमारे उनके अनुभवों से और कहीं ना कहीं कोई कहानियों से ये लोकोक्तियां क्या है, निकल के आती है। तो लोकोक्ति वो होती है, लोक की उक्ति, यानी कि लोगों में जो प्रचलन उक्ति या पंक्ति होती है उसे लोकोक्ति कहते हैं। अब मुहावरे और क्या लोकोक्ति में क्या अंतर है, कि मुहावरे तो क्या है, वाक्यों में क्रिया, लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त किए में आते हैं, लेकिन जो लोकोक्ति होती है उसमें लिंग, क्रिया, वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लो अगर लड़का है और वो, मान लो किसी को कहते हैं ना कि लड़का है, उसके ऊपर कोई आपको लोकोक्ति बोलनी है। मान लो किसी को कोई काम नहीं आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा कर रहा है, बहाने बना रहा है। इसको तो क्या कहते हैं कि वो पूरी, मान लो एक व्यक्ति है, कवि, कवि नाम का एक व्यक्ति है। कवि पूरा साल तो पढ़ा नहीं, लेकिन नंबर कम आने पर क्या बोलता है, पेपर बहुत कठिन था। ये तो वही बात हो गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपनी गलती का दोष दूसरों पर देना। ये तो हो गया कवि के लिए। यही मुझे कामिनी के लिए करना हो तो मैं क्या करूंगी, यही बोलूंगी,
कामिनी पूरा साल तो पढ़ी नहीं, किंतु अंक कम आने पर क्या कहती है कि पेपर बहुत कठिन था। ये तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो कवि के लिए भी वही लोकोक्ति है और कामिनी के लिए भी वही लोकोक्ति है। यानी कि हमने उसको लोकोक्ति के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, लोकोक्ति के अंदर बिल्कुल भी वचन क्रिया लिंग परिवर्तन नहीं किया जाता। ये मुहावरे और लोकोक्ति का अंतर है। ठीक है। अब मान लो ऐसे बहुत सारी लोकोक्तियां हैं, इसमें से आपको यही करना पड़ेगा कि आपको जो बुक में दी गई है लगभग 29 ही दी गई है, वैसे तो बहुत होती है, बहुत सारी लोकोक्तियां, लेकिन मुख्यतः 29 ही दी गई है। तो आप उन्हें पढ़ लेवे, समझ लेवे। और भी इनमें से कोई आए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किसका क्या अर्थ हो सकता है। अब मान लो आम के आम गुठली के दाम, दोहरा लाभ, ये ऐसी ऐसी लोकोक्तियां हैं जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जो हम बचपन से समझ रहे हैं। इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से मुहावरे और लोकोक्ति दोनों में क्या अंतर है वो भी बता दिया मैंने, और दोनों क्या क्या अलग अलग परिभाषाएं हैं उसके बारे में भी स्पष्ट कर दिया। किसी को कुछ पूछना है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। फिर मैं अगला अनुच्छेद लेखन की तरफ चलती हूँ। परीक्षा में कैसे आएगा उसके बारे में बता देती हूँ। वैसे तो सैंपल पेपर दिया हुआ है। मान लो लोकोक्ति को पूरा करो, अब पछताए डैश डैश होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अज्जल डैश डैश अज्जल गगरी छलकत जाए, वैसे ही न रहेगा बांस डैश डैश न बजेगी बांसुरी। ये आपको खुद से ही लोकोक्ति आ जाएगी। वैसे ही मुहावरे का प्रयोग है, मान लो दांत खट्टे करना, दाल में काला होना, 9 2 11 होना, तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं अनुच्छेद लेखन की ओर। अनुच्छेद क्या होता है मैम, कि किसी, जी जी बोलिए। मुहावरे और लोकुतियों के भी आएंगे क्या? मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ आएगा। और जैसे कुछ दे दिया है उसका समझाना पड़ेगा, वैसा भी आ सकता है? हाँ, मान लो मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। तो दाल अच्छा। में काला होना, यानी या फिर 9 2 11 होना, ऐसे आएगा। और आपको उसको जो उसका अर्थ है, विशेष हम्म। अर्थ जिसका है, मान लो ये लिख के आ गया काया पलट होना, यानी कि बिल्कुल बदल जाना। नए हम्म। प्रिंसिपल के आके या नई सरकार आते ही मतलब जिले की काया ही पलट हो गई, ऐसे जो हमेशा हम वाक्य में प्रयोग करते आ रहे हैं। ओके। वैसे ही लोकोक्ति में भी क्या होगा, मान लो रिक्त स्थान दिया है, खोदा पाठ डैश डैश, तो आप लिख लोगे निकली चुईया। फिर इसका कोई भी अपने मन से, कोई ऐसा जरूरी नहीं है जो बुक में दिया गया है वही वाक्य में प्रयोग करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कुछ और भी अपना बना के लिख सकते हो। ठीक है। जल में रहकर मगर से बैर करना, यानी कि ताकतवर इंसान से शत्रुता नहीं की जाती है। हम्म। ऐसे करके आप कोई भी अपना लिख सकते हैं। ठीक है। जी। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में से आता ही है प्रश्न। तो आप, और ये अच्छा है कि मतलब आपके पढ़ा हुआ है कुछ कुछ मुहावरे लोकोक्तियां, लेकिन फिर भी एक बार आप रीडिंग कर लेना, पढ़ लेना। अब चलते हैं अनुच्छेद लेखन क्या होता है। कि देखो किसी भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी घटना हो, उसको लिखने का क्या होता है, हर इंसान का अपना अपना एक तरीका होता है। तो किसी भी विषय पर अपने विचारों को सबको मिलाकर एक अनुच्छेद, मतलब समरी, आप इसको इंग्लिश में समझना, समरी संक्षेप में, कि क्या है, अनुच्छेद लेखन कहलाता है। विचारों को प्रभावशाली ढंग से, मान लो मुझे पूछा जाए अगर कि मेरे को बोलना है संयम जीवन पे, या तो मेरी क्या सोच है, मेरे क्या विचार हैं, उस पे मैं क्या सोचती हूँ, ये मुझे उसको संक्षेप में इतना स्पष्ट तरीके से, तर्क और वितर्क के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ऐसा कोई भी एक टॉपिक दे दिया तो मुझे बस अब लिखना है तो लिखना है, ऐसा करके नहीं। ऐसी चीज लिखना जो सार गर्भित हो, जो वास्तव में महत्व की हो। कहते हैं ना, छोटे में, छोटी चीज में बहुत कुछ बड़े अर्थ समा जाते हैं। जैसे हमने छोटा एक वाक्य पढ़ा, उसमें बहुत बड़ा अर्थ होता है ना मुहावरों में। तो वैसे ही कोई भी विषय पे हमारा विचार है, उसको संक्षिप्तकरण से प्रभावशाली तरीके से लिखने का एक सशक्त माध्यम है अनुच्छेद।
तो विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए अनुच्छेद एक सशक्त माध्यम है। अनुच्छेद लिखते समय ये ध्यान रखिए कि जो भी भूमिका अपसहार है, जो हम लेख में लिखते हैं वैसा आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे होंगे कुछ उदाहरण स्क्रीन पे, जैसे पुस्तक मेला है, संकेत बिंदु दिए और अपनी बात लिख ली। और तर्क वितर्क नहीं और विपक्ष में भी विचार नहीं होना चाहिए। या तो आप किसी चीज के पक्ष में बोलिए, या आप उस चीज के पक्ष में नहीं है तो उसके बारे में बोलिए। दोनों का मिक्स करके मत बोलिए, क्योंकि ये लेख नहीं है, ये अनुच्छेद है। लेख में तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, सारे सकारात्मक और नकारात्मक पहलू आते हैं, लेकिन अनुच्छेद में आपको सारगर्भित बात लिखनी है। अब आपको मान लो कोई मतलब दिया जाए 75 से 100 शब्द है, तो आपको ये नहीं है कि आपको 75 से 100 शब्द में है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी बात 8 से 10 लाइनों में करनी है। वहां पे एग्जाम में शब्द लिखना मत बैठ जाना कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने नहीं है। बस ये अंदाजन लग जाए कि 100 से मतलब एक सवा सौ के बीच में, और 75 से कम भी नहीं है मेरे भाव, कोई बात नहीं। और ऐसा टॉपिक चुनना जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसके बारे में आप पूरी तरीके से निश्चिंत है कि इस पर कुछ भी आएगा तो मैं आराम से लिख सकती हूँ इसके बारे में। बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखे, क्योंकि लेख नहीं है, अनुच्छेद लेखन है ये। और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जो लगता है क्लिष्ट भाषा, या मान लो जो मतलब वो कठोर भाषा, या ऐसी भाषा जो पढ़ने वाले को समझ भी नहीं आ सके। सरल भाषा में अनुच्छेद लेखन लिखना। अब जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में हम कब कोई कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, मान लीजिए जो आपको समझ नहीं आए, तो उस टॉपिक के आसपास कम से कम कह सकते हैं ना कि उसका भूमिका लिखने का प्रयास करें। वैसे तो होता है कि 5-6 टॉपिक्स ऐसे होते हैं विषय जिसमें आपको एक तो ऑप्शन मिलता ही है कि आप लिखें। तो आप अपना जो भी विषय चुने समझदारी से चुने। मुझे मान लो किसी भी विषय पर लिखना है, मेरी दिनचर्या, तो ये नहीं कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं फिर ब्रश करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। आपकी दिनचर्या होगी ऐसी, लेकिन उसको प्रभावशाली ढंग से कैसे करें। मैं प्रातः उठती हूँ, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और मतलब इस तरीके से अपनी बात लिखे कि जो आपका प्रभावशाली लेखन है वो साफ स्पष्ट नजर आए। ठीक है। तो ये अनुच्छेद लेखन है, इसके टॉपिक्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो बुक्स में है, कुछ ऐसे नहीं है। उनमें से अगर कोई आए तो आप अपने मन से उस विषय को समझ के फिर लिखना। किसी को कुछ पूछना है अनुच्छेद लेखन में? टॉपिक्स कैसे आएंगे जो इसमें दिए हैं वैसे ही जो हमारे मतलब। रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब रिलेटेड होते हैं वो, अच्छा। जिन्हें मान लीजिए आप में कि भाई आपके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है ना, और आपका संयम के बारे में आपका क्या विचार, ऐसे बहुत सरल आते हैं। अगर आता है तो बहुत सरल विषय आते हैं, ऐसा नहीं है। और ऑप्शन होते हैं उसमें 4-5, जैसे एक बार पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल में एक बार आया था कि 2-3 मतलब 5-6 टॉपिक्स थे, उसमें से कोई भी विषय पर अपने को लिखना है। तो विषय 5-6 मतलब चुनने के लिए मिलते हैं। आप आराम से जो जिस विषय पे आपकी समझ गहरी है वो विषय को आप लेके लिख सकते हैं। और कितने नंबर के आते हैं ये? ये 5 नंबर का आता है। तो अच्छा। 40 में से 5 नंबर तो भी इम्पोर्टेंट है, महत्व के हैं, है ना। तो इसकी मेरे हिसाब से इसकी प्रैक्टिस या कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। बस लिखा कैसे है, वो टॉपिक बुक में जैसे दिया है, तो बस वो कौन कौन से संकेत बिंदु करके कैसे कैसे पक्ष में लिखा है, कैसे विचार लिखा है, बस वो एक बार देख लें। अनुच्छेद लेखन और मुहावरे दोनों में से एक तो आता ही आता है। कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं और कभी कभी दो में से एक तो आता ही आता है। ओके। 5 से 7 नंबर के आते हैं ये। किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे चलते हैं।
अगला जो किताब के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से लास्ट टॉपिक है, वो है मौखिक अभिव्यक्ति। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा लिखित भाषा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा हम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में, इसलिए आपको बता। ये अगर हम, अभी तो हमारी कौन सी है, आभासी क्लास है, यानी कि वर्चुअल क्लास से हम पढ़ रहे हैं। यदि मैं सामने होती आपके, और हम सब एक साथ एक कक्षा रूम में, क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे होते, तो इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई प्रश्न बनता, या कोई ना कोई प्रतियोगिता होती ही होती। लेकिन चूंकि हम सब आभासी दुनिया में अलग अलग अपने लैपटॉप पर या मोबाइल में है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि मौखिक अभिव्यक्ति होती है कि किसी भी बात को प्रभावशाली ढंग से, विचारों को अभिव्यक्त करना, यानी कि कहना व्यक्ति का प्रथम प्रभाव है। यानी कि मैं भी अपनी बात आप तक पढ़ा रही हूँ, तो मुझ में भी ये होना चाहिए कि मुझे अपनी बात, या मुझे जो कुछ समझाना है, तो मैं कौन सी मानक भाषा या शुद्ध भाषा, या किस तरीके से व्यवहारिक भाषा में आपको समझाऊं। तो आप भी, जीवन में हम कविता पाठ करते हैं, हम साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देने जाते हैं, भाषण देते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, आशु भाषण होते हैं, कहानी पढ़ते हैं, सभा का संचालन करते हैं, समाचार का वांचन करते हैं, बहुत सारी परिचर्चा करते हैं, अभिनय करते हैं, संवाद करते हैं। तो ऐसी चीजें होती है जिसमें हमें भाषा का मतलब कुशल मौखिक अभिव्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपकी भाषा का शुद्ध उच्चारण अच्छा होना चाहिए, भाषा का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए, और व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए कि अपशब्द नहीं होने चाहिए, ना ही किसी तरीके की अभद्रता होनी चाहिए, भद्र भाषा। और सज्जनों की जो भाषा होती है उसका प्रयोग करना चाहिए, और विषय के अनुसार प्रभावशाली, यानी कि विषय कुछ और है, आप अलग हटके बोले, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये वैसे तो आता नहीं है, क्योंकि ये मौखिक अभिव्यक्ति तो हम अब आपसे किसी से क्या ही लेंगे। तो अगर आपकी रुचि हो तो आप इसे पढ़ लेना, तो आपको परीक्षा में सहयोग रहेगा इस चीज का, कि कैसे कैसे है। इसके मौखिक अभिव्यक्ति में कविता पाठ करते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि कविता विषय के अनुसार हो, समसामयिक कविता हो, है ना। देशभक्ति की तो देशभक्ति की होनी चाहिए, अगर प्राकृतिक सौंदर्य की कर रहे हो तो प्राकृतिक सौंदर्य की होनी चाहिए। वैसे ही सस्वर वाचन है, तो साक्षात्कार है, ये सब क्या है, ये ऐसे मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार हैं। भाषण, आशु भाषण, कि कोई विषय देखकर फिर उसके ऊपर विषय में तत्काल अपनी जानकारी के हिसाब से बोलना, वाद विवाद यानी कि पक्ष और विपक्ष, परिचर्चा यानी कि किसी एक ही विषय पर मतलब आपस में बातचीत करना, संवाद अभिनय की एक बोलता है और दूसरा उसको सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर सामने वाला सुनता है, कहानी कहना, सभा का संचालन यानी कि एंकरिंग करना या सभा को संबोधित करना, और समाचार भाषण। इन सबका यही है कि बस भाषा शुद्ध और स्पष्ट हो, छोटे सरल वाक्य हो, कोई भी तरीके की टेक्निकल भाषा, तकनीकी भाषा का प्रयोग ना करें, और क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आपको कैसे हो रहा है, और जितना संभव हो सके बिना देखे पढ़ने का मौखिक अभिव्यक्ति में प्रयास करें, कि आप अपने विषय को बहुत प्रभावशाली, संतोषपूर्ण आप कर सकें, विशिष्टता लिए अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 11, 12, 13 अलग थे तीनों, तो मैंने तीनों इसीलिए एक ही सीरीज में पढ़ा है, ताकि उसी से संबंधित बातचीत की जा सके। अब है काल, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं इसको टेंस। क्रिया के जिस रूप में उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी मौखिक अभिव्यक्ति पढ़ाई थी, वो हो गया भूतकाल। मैं आगे क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं अलंकार पढ़ाऊंगी, ये हो गया भविष्य काल। मैं अभी काल पढ़ा रही हूँ, ये हो गया वर्तमान काल। तो मैंने अपने ही उदाहरण से आपको तीनों काल का स्पष्टीकरण दे दिया है, कि जब था है, थी है,
और जो भूतकाल की बातें होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जब विगत समय की बात होती है भूतकाल, वर्तमान समय की बात होती है, अभी जो क्या चल रहा है रही है वो वर्तमान काल, और क्या होगा वो उसकी बात है भविष्य काल। ठीक है, काल के तीन भेद हैं। बढ़ई कुर्सी बना रहा था वर्तमान काल, बढ़ई ने कुर्सी बनाई भूतकाल, बढ़ई अब शेष फर्नीचर भी बनाएगा भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जो बताता है कि क्रिया चल रहे समय में हो रही है वो वर्तमान। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। वर्तमान काल के भेद हैं वर्तमान काल के तीन भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जो वह सामान्य रूप से घटित हो रही है, यानी कि लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, चिड़िया वृक्ष पर चहचहाती है। अब है दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिसमें पता चलता है क्रिया वर्तमान में चल रही है किंतु अभी पूरी हुई नहीं है। यानी कि किसी ने कहा कि क्या कर रहे हैं बच्चा, बच्चा पानी पी रहा है, उसने पूरा पिया नहीं है, वो पीना बाकी है, तो वह क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, जैसे माँ बच्चे को पढ़ा रही, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी तक पूरा पढ़ाया नहीं है आपको, तो वो कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। वैसे ही संदिग्ध वर्तमान काल है कि क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह का बोध हो, कि हो सकता है हो। यानी कि आप किसी कार्यक्रम में हो और आपने कहा कि शायद मेरी सहेली आती ही होगी, है ना, मेरी सहेली आती ही होगी, तो आपको क्या लग रहा है, हो सकता है कि वह सहेली आए या न आए, है ना, हो सकता है कि वह सहेली आए या न आए, और हो सकता है आ भी जाए। तो ये क्या हो गया, ये क्रिया का संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। वैसे ही भूतकाल के भेद हैं, भूतकाल के हैं मुख्यतः छह अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। सामान्य भूतकाल, आपको इसमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, बस एक बार इनकी परिभाषाएं याद कर लेना और वाक्य का कैसे प्रयोग होगा वो देख लेना। क्रिया के जिस रूप में कार्य के भूतकाल का सामान्य पता चलता है, सुहानी ने पाठ पढ़ा, अध्यापक ने प्रश्न पूछे। और क्रिया अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। रिधिमा खेलने जा रही थी। ठीक है। आसन्न भूतकाल, क्रिया का वह रूप जो बताता है क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उससे आसन्न भूतकाल। राहुल अभी खेल कर आया है, विमान ने अभी उड़ान भरी है, अभी शब्द आता है ना, समझ जाना वो कौन सा है, आसन्न भूतकाल। किसान ने अभी बीज बोए हैं। ठीक है। वैसे ही संदिग्ध भूतकाल है कि उसे क्रिया का पूरा होने का शक होता है, संदिग्ध मतलब शक होता है कि हुई या नहीं। अब तक तो आप घर में बैठे हो और आप सोच रहे हो अब तक तो मेरे बेटे ने परीक्षा दे चुकी होगा, मेरी बेटी परीक्षा दे चुकी होगी, है ना, तो वैसे ही चूक बात तो बस जा चुकी होगी। किसी को आप स्टेशन पे आपके अतिथि आए और आप सोच रहे 11 बज गए, अब तो बस रवाना हो गई होगी, ऐसे वो क्या है, हो सकता है हुई हो सकता है नहीं हुई, संदिग्ध है वो। पूर्ण भूतकाल, अगर क्रिया भूतकाल में बहुत समय पहले ही हो चुकी है उसे पूर्ण है। मैं गया तो तब तक लड़की स्कूल जा चुकी थी, मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस बंद हो चुका था, यानी कि पूर्ण भूतकाल है। हेतु हेतु मत भूतकाल, जब भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। कि अगर, अब देखो बच्चों, अगर तुम समय पर उठ जाते ना तो तुम्हारी बस नहीं छूटती, यानी कि ना तो वो समय पर उठा है और ना तो वो बस पकड़ पाया है, यानी कि एक क्रिया पर क्या कर रही है, दूसरी क्रिया निर्भर कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, हेतु हेतु भूतकाल। किसी को कुछ पूछना है अभी? नहीं। इसकी परिभाषाओं के रूप में ही ये आते हैं, और आपको नाम से ही पता चल जाता है कि क्या और कौन सा काल हो सकता है। अब है भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जो बताता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्य काल कहा जाता है। जैसे विद्यालय में 15 अगस्त आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, मीना मंच पर नाटक दिखाएगी, उसके भविष्य काल के दो है। सामान्य, यानी कि सामान्य रूप से, कि जिससे पता चल सके सामान्य रूप से घटित होगी, वो सामान्य भविष्य काल। सोहन गाना गाएगा, मोहन काम करेंगे।
संभाव्य कि वो भविष्य में होने की संभावना है। मैंने कि आपने बादल देखे आसमान में, और हम क्या करते हैं, आज बारिश होगी, है ना। आज आज मान लो मंगलवार है, आज शायद मेरा रिश्तेदार आ सकता है, तो वो संभावना है कि वो भविष्य में आए या नहीं आए। ठीक है। तो ये इस तरीके से काल है, भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद है, और भविष्य काल के 2 भेद है। एक बार पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपको पूरा आसानी से समझ आ जाए। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा ना ही हो कि भाई मैम ने फटाफट करवा दिया, मैं इसीलिए आपको आराम से पूछ रही हूँ, क्योंकि ये सब चीजें मैं रोज लेके बैठती एक ही विषय तो आपको भी वो समझने में मुश्किल होती, इसलिए मैं आराम से आपको एक एक टॉपिक समझा रही हूँ। अब चलते हैं वाच्य की ओर। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुई है, इसे वाच्य कहते हैं। यानी कि क्या है कि ये वाक्य पढ़ेंगे कि शंकर सामान खरीदता है, जया ने फल खरीदे, कबूतरों से उड़ा जाता है, दादी से उठा नहीं जाता। क्रियाएं खरीदता है, खरीदे जाते हैं, उड़ा जाता, उठा नहीं जाता, ये भिन्न भिन्न रूपों में है। इस इनकी भिन्नता वाच्य के कारण है। वाच्य के कारण क्रियाएं कर्ता या कर्म के भाव के अनुसार होती है। यानी कि क्रिया जो भी है वाच्य में, वो जो करने वाला है उसके कर्म या भाव के अनुसार उस पर निर्भर करती है। वाच्य के 3 भेद हैं, कृत वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य। यानी कि वाच्य तीन तीन चीजों पर निर्भर करता है। कृत यानी कि कर्ता पर, कर्म पर, और भाव पर। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे मीरा रसगुल्ला खाती है, कर्म के अनुसार होती है, कामना से पको, मेरे द्वारा यानी कि मेरे द्वारा जो चीज होती है ना, वो कर्म वाच्य में होती है। मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो उसमें क्या है, वो क्या होते हैं, वो कर्म के अनुसार होते हैं। और भाववाच्य में क्या है कि जो कर्ता ना कर्म किसी का ना होकर भाव से होता है। यानी कि अब नानी उम्र दराज हो चुकी है, नानी से अब उठा नहीं जाता। नीलेश पढ़ाई में कमजोर है, उससे अब पढ़ा नहीं जाता। तो जो द्वारा शब्द आते हैं ना, वो कर्म है। और जो किसी का भाव दिखाता है कि इनसे नहीं हो रहा है, या असमर्थता दिखाई जाती है, तो वो क्या है, भाववाच्य है। ठीक है। तो कृतवाच्य, वाच्य के 3 भेद है, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इनको आप एक बार उदाहरण के समेत पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वाच्य का परिवर्तन होता है एक वाच्य से दूसरे वाच्य में जाने के लिए। वाच्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मतलब जैसे टेंस को वर्ब बोलते हैं, नहीं, हाँ, टेंसेस बोलते हैं, अभी जो पढ़ा अपन ने काल को। हेल्पिंग वर्ब समझा है आपने? हाँ। हेल्पिंग वर्ब का ही फॉर्म है ये, अच्छा। सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना हम हाँ इंग्लिश, हाँ। तो वर्ब के साथ क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। हम्म। तो ये वाच्य एक उसी तरह से एक प्रकार है। हालांकि अच्छा। इसका इसका व्याकरण पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक हम्म। ज्ञान के रूप में है कि हेल्पिंग, जैसे वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब अपने आप हमको सोच के लगानी पड़ती है ना, कि भाई प्रेजेंट हम्म। ये पास्ट में लगानी है कि फ्यूचर के हिसाब से लगानी है, इज आर एम लगाना है, हैज हैव लगाना है, कि हैड लगाना है ना। हम्म। तो उसी के हिसाब से है कि इसको कन्वर्ट किया जाता है वाच्य को, कि मतलब किस फॉर्म में उसकी जो करने वाला है, करता है, उसके कर्म और भाव के अनुसार इसको बदला जाता है। मेरे द्वारा हुआ है तो वो कर्म कौन करता है, हम करते हैं ना, तो वो कर्म वाच्य हो गया। भाव है कि देखो अब इनकी उम्र हो गई, इनसे चला नहीं जाता है, तो वो क्या है, वो भाव वाच्य हो गया। कृतवाच्य जो कर्ता के अनुसार होती है, मैं खाना खाती हूँ, माली माला बेच रहा है, मतलब जो करते कर्ता के ऊपर निर्भर करता है वो कृतवाच्य। जो मेरे द्वारा या द्वारा शब्द आता है ना, या से शब्द आता है, वो कर्मवाच्य। और भाववाच्य वो जो ना तो कर्ता ना कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ओके। अब हम चलते हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना।
क्रिया के रूप को कर्म में के अनुसार बदल देना। यानी कि मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं पढ़ाती हूँ, तो ये क्या हो गया, मैं करती हूँ, यानी कि मैं काम कर रही हूँ, करता हूँ मैं, तो वो कृतवाच्य हो गया। मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो मैं कौन हो गई, कर्मवाच्य हो गई। बस बहुत सरल है। आपको द्वारा शब्द या से शब्द यूज करना है, कृतवाच्य आराम से क्रमवाच्य में बदल जाएगा। ठीक है, ये इसको बस एक बार उदाहरण सहित याद कर लीजिए। वैसे इसके इतने प्रश्न बनते नहीं है, पर एक बार ठीक है, मेरे क्योंकि सब्जेक्ट में है, पाठ्यक्रम में, तो पढ़ाना मेरा फर्ज है। तो बस उसी हिसाब से बता रही हूँ कि आपको एक संक्षेप रूप में, शॉर्ट रूप में कि कृतवाच्य से क्रमवाच्य किस तरीके से बनता है। जहां से शब्द जुड़ गया कृतवाच्य में, वो भाववाचक बन जाता है। जहां द्वारा शब्द जुड़ जाता है, मेरे द्वारा ये काम होता है, तो भाई कहते हैं ना, मैं मेरे द्वारा ही ये सब काम होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो कर्मवाच्य हो जाता है, क्योंकि कर्म आपके द्वारा हो रहा है। इसको इस तरीके से समझना। भाववाचक की क्रिया हमेशा एक वचन और अन्य वचन पुरुष के रूप में प्रयोग की जाती है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर नहीं के रूप में होता है। मतलब जहां नकारात्मक सेंटेंस आएंगे ना, नेगेटिव सेंटेंसेस, वो समझ लेना भाव, इनसे ये होता ही नहीं है, इनसे चला नहीं जाता है, इनसे ये काम नहीं हो जाता है। तो जब भी किसी सेंटेंस को भाववाच्य में बनाना हो, तो नहीं शब्द का प्रयोग कर देना। ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। चलिए, अभी क्या है ना कि आपको थोड़ा सा एक बार वापस पढ़ेंगे ना, तो आपको फिर जल्दी से इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा, अगर अभी आज ही पढ़ेंगे तो। वरना क्या होगा, भूल जाएंगे किस चीजों का क्या था। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम पाठ की ओर, अलंकार। देखो, इसको इस तरीके से समझना। गहने क्या होते हैं, हम स्त्रियों की क्या होता है, आभूषण प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है, क्योंकि सामान्यतः यह कहा जाता है कि गहने और कपड़े सुंदर पहनने से स्त्रियां बहुत सुंदर लगती है। सुंदर सुंदर गहने, सुंदर सुंदर कपड़े, ये पहनने से क्या होता है, हम सुंदर लगती हैं। अब इसको हम हमारे लिए कैसे प्रयोग करेंगे, वो समझने का प्रयास करना। वाक्य है ना, या कोई भी सेंटेंस, कोई भी कथन है, उसको भी तो सुंदर दिखने का अधिकार है। इसको इस तरीके से समझना, उसको भी तो सुंदर लगने का अधिकार है ना। तो जिस प्रकार अलंकार यानी कि गहना है, जिस प्रकार एक गहना स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार जो हिंदी भाषा के अलंकार है, वो एक वाक्य की सौंदर्यता को, कविता की सौंदर्यता को बढ़ा देते हैं, है ना। कोई दोहे की सौंदर्यता को बढ़ा देते हैं, या उनकी सुंदरता में चमत्कार पैदा हो जाता है। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ध्यान रखना, अलंकार और कहीं नहीं आएगा, सिर्फ काव्य। जहाँ काव्य यानी कि पोयम, यानी कि कविता का विषय या सब्जेक्ट आएगा, वहीं पर ही अलंकार का प्रयोग होगा। काव्य सौंदर्य बढ़ाने के साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से जो भी कविता है, वो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। अलंकार का प्रयोग कवि अपनी कलात्मक क्षमता की, किसमें कितनी कलात्मकता है, किसमें कितनी, इंग्लिश में कहूँ तो क्रिएटिविटी है, और उसका वो यूज करके उस वाक्य को कितना सुंदर बना सकता है। ठीक है, तो यानी कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी छल थल में, ये इस तरीके से कवि उपमा देते हैं, यानी कि एग्जाम्पल देते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे फिल्मी गानों में, तुम चांद के समान हो, तुम सूरज के समान हो, तुम इसके समान हो। बहुत बार जब मान लो हमारे विजय गुरु क्या कहते हैं, विजय चमकता सूर्य समाना, ये क्या है, ये उपमा दी गई है कि हम, हमारे जो गुरुदेव हैं, वो सूर्य के समान चमकते हैं। तो ये उपमा और उपमेय का संबंध है अलंकार, इस चीज को समझना कि उपमा और उपमेय का संबंध है, यानी कि आप इस तरीके से अलंकार के द्वारा शब्दों को, भावों को बहुत सुंदर कर सकते हैं।
और हिंदी साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है ना। एक शब्द के कितने अलग अलग अर्थ निकलते हैं, और एक शब्द गलत करने से कितने कितने अनर्थ हो जाता है। तो इस शब्द और अर्थ पर हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य टिका हुआ है। कहीं शब्द के प्रयोग से और कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं। शब्द का अलंकार यानी कि जो शब्द है वो ही उसकी अलंकार यानी कि उसकी शोभा है। और कभी कभी शब्द नहीं है, मैं बहुत ही आपको सरल तरीके से समझा रही हूँ कि आपको परिभाषाओं में मत उलझो, उसके शाब्दिक अर्थ में जाओ कि कहीं कहीं शब्द ही अलंकार की भूमिका निभाते हैं। अलंकार मतलब गहना, हमें क्या समझना है मन में, अलंकार मतलब गहना, कि शब्द ही अलंकार बन जाता है, शब्द यानी कि गहना हो जाता है। और कई कई बार क्या हो जाता है कि मतलब अर्थ है उसका, उसका जो अर्थ है शाब्दिक अर्थ नहीं, उसका मतलब शब्द जो है वो नहीं, और उसका जो अर्थ है वास्तव में जो अर्थ निकल के आता है वो उसका अलंकार बन जाता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, यानी कि वो वास्तव में राख की ढेरी नहीं हुई, वो क्या थी, फूल सी कोमल बच्ची। ये इसका अर्थ अलग है। एक तरीके से मुहावरे का जैसे अर्थ सामान्य अर्थ अलग होता है ना, वैसे ही अर्थ अलंकार में क्या होता है, उपमा दे देकर, या फिर या किस कोई और तरीके से कर सकते हो कि चंद एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए, गए निशाचर भाग। इस तरीके से क्या किया है कि हमने बहुत बढ़ा चढ़ा कर जब वर्णन करते हैं ना अर्थ का, तो उसको हम कह सकते हैं अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दो है। अलंकार का अर्थ समझ आ गया, गहना, वाक्य का गहना, एक ही लाइन में कहूंगी वाक्य का गहना। यहाँ तक समझ आ गया, तब हम आगे इसके जो अंतिम पड़ाव है वहां तक चलेंगे। शब्द अलंकार कौन कौन से, अर्थ अलंकार कौन कौन से। शब्द अलंकार कौन कौन से, जो जिसके कारण, शब्द के कारण जिस वाक्य की सौंदर्य बढ़ती है, जिसके अंदर शब्दों के कारण खूबसूरती आती है, वो शब्द अलंकार है। काव्य में जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि तथा चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार मतलब मैजिक नहीं, वाक्य की शोभा आ जाती है, ठीक है, वह शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत कुछ मुख्य प्रमुख अलंकार है, वे है अनुप्रास अलंकार। इसकी पहचान क्या है, मैं बता देती हूँ, लिख लीजिए शॉर्ट में। एक ही वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर की आवर्ती एक से अधिक बार होती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चारु चंद्र चंचल, एक ही की तीन बार आई है, तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त त त, तो क्या हो गया, ये समझने के लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती, अनुप्रास अलंकार, सीधा लिख देना। यमक अलंकार, जब काव्य में, काव्य यानी कि कविता में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में लिया जाए, और हर बार क्या होता है, आपने युग्म शब्द पढ़े हैं ना, कि या अनेक शब्दों में अनेकार्थक शब्द, ये दोनों का मेल है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, है ना। जैसे काली काली घटा का घमंड घटा, है ना, घटा मतलब बादल और घटा मतलब घटना, है ना। तो ये युग्म शब्द है, इसको इस तरीके से समझना, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ और बहुत सरल आसान भाषा में। युग्म शब्द, एक शब्द के दो अर्थ आते हैं ना, उसी रूप में मैं आपको बता रही हूँ। काली घटा का घमंड घटा, दोनों बार घटा घटा शब्द प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन पहली घटा बादल छाए हुए हैं जो है, दूसरी घटा यानी कि कम होना, यानी कि एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, अपन कहते हैं तीन बार खाती है, वो बेर मतलब बार, और कितना ही खाती है, तीन ही खाती है, यानी कि तीन बार वो तीन बेर खाती है। ये हो गया यमक अलंकार। बहुत ज्यादा कंफ्यूज में मत होना, एक वर्ण की दो बार दो से अधिक आवर्ती हो गई अनुप्रास, एक ही शब्द दो बार से अधिक आ गया अलग अलग अर्थ में, यमक अलंकार, ठीक है। अब श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या है, चिपकना। जहां काव्य में जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं।
रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी के तीन मतलब है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का मतलब है सम्मान, मोती के संदर्भ में पानी का मतलब है चमक, और आटा के संदर्भ में पानी का मतलब है जल। तो ये क्या है? श्लेष अलंकार है। यानी कि इनका तीनों अर्थों में अलग अलग प्रयोग हुआ है। मगन को देखी पट तेत बार बार है, पट का अर्थ है वस्त्र और किवाड़। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो शब्द के रूप में जो अलंकार है उनको आप शब्दालंकार कहते हैं, और जिनका अर्थ के रूप में विशेष प्रयोग होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इससे पहले अब मैं अगला आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि उपमान और उपमेय क्या होता है। जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, तो जिस वस्तु से उसकी तुलना की जाती है ना, उसको तो कहते हैं उपमान। और जिस वस्तु से उसकी मान लो तुलना की गई है, उसको क्या कहेंगे? उपमेय। तो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले समान गुण को साधारण कहते हैं। जैसे मान लो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान है। तो ये उपमान और उपमेय होना चाहिए कि जिस वस्तु से उसकी तुलना की जाती है ना, समझ लेना वो क्या है? उपमान है। ठीक है, उसका सम्मान है तो उसके उससे तुलना की गई है, इस तरीके से आप याद रख लेना। अब है अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण बढ़ता है। तो जहाँ काव्य में अर्थ के कारण आकर्षण उत्पन्न होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। मैंने आपको बताया तो उपमा अलंकार, किसी की उपमा दी गई है ना, तो वो क्या हो गया? जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए की जाती है। मैंने बताया ना, विजय चमकता सूर्य समान, तो उपमा दी गई है विजय गुरु को सूर्य के समान की, तो वही उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, काव्य में अगर स्वभाव गुण आदि को बहुत अधिक समानता के कारण प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उपमान बहुत सरल तरीके से उपमान और उपमेय में यानी कि कोई फर्क नहीं किया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि उदाहरण के हिसाब से मैया मुझे तो खिलौने में चांद और चंद्र खिलौना में चांद उपमेय और खिलौना उपमान का यह आरोप दिया गया है। इसके साथ उपमेय और उपमान की संभावना दर्शाते हैं, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस तरीके से उसने क्रोध किया कि मान लो कि सोता हुआ सागर जग गया है। इसमें उपमान और उपमेय का क्या की गई है? अलग अलग संभावना दर्शाई गई है। तो यहाँ उपमेय तन में उपमान सोता हुआ सागर, यानी कि मैंने बताया ना कि इस तरीके से वो व्यक्ति सोता हुआ सागर है, वो सोता है तो क्या है? सोता हुआ सागर है। लेकिन जैसे ही वह जगता है, तो मान लो क्रोध का तनु कंपाने वाला, यानी कि शरीर को कंपाने वाला उसका क्रोध है। तो इसी तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसका अर्थ होता है उपमान और उपमेय में अलग अलग संभावना दर्शाई जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार, काव्य में अगर किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वह अतिशयोक्ति अलंकार है। कि बालों को खोलकर मत चला करो, शायरियां होती है ना, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो क्या बालों के कितना बड़ा चढ़ा के उसकी बालों की तारीफ की गई है कि इतने भी बाल खोलकर मत चला करो कि रास्ता ही भूल जाए, यानी कि तुम्हारे बालों की जुल्फे इतनी घनी और इतनी घने तुम्हारे बाल है कि सूरज भी उसमें छिप जाता है, ढक जाता है। जबकि वास्तव में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं ना, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला जो अलंकार है वो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो इसमें मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि एक बार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार पढ़ लेवे। अगर ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है तो इनमें से कुछ कुछ परिभाषाएं आती है, बहुत ज्यादा डीप गहराई में डीप में नहीं आता है। तो आप फिर भी एक बार पढ़ लेवे, और अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट लगता है तो एक बार पूछ सकते हैं।
मेरे द्वारा पढ़ाने में कोई भी अविनय आशा ना हुई हो तो तस्मिच्छा में दो गुणम। बहुत अच्छे से पेपर करिएगा, किसी को कोई भी पूछना हो तो आप प्लीज मैसेज करिएगा। जी मैम। आपका हिंदी का पाठ्यक्रम पूरा होता है, 40 अंक का रहेगा लगभग। और मेरे हिसाब से 40 अंक में काफी चीजें ऐसी आएंगी जिनमें आप बहुत आसानी से सरलता से प्रश्न पत्र को कर सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर देवे। पिछला पेपर ग्रुप में डाला है क्या? हाँ, ग्रुप में डाला हुआ है। ओके। क्वेश्चन ठीक है। पढ़ना है क्या? हाँ, बहुत सरल है, सरल तरीके से आप भी एक बार पढ़ेंगे। बस पढ़ने की देर है आपकी, उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा। अभी आज ही पढ़ ले वे, ताकि आपको भी समझने में आसानी रहेगी, और बहुत ज्यादा गहराई में मत जाए। ऊपर ऊपर तरीके से परिभाषाएं पढ़ ले वे बस, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनता नहीं है इसका, बहुत सरल तरीके अच्छा, से होगा। बस आप एक दोहे भी बार आएंगे क्या? परिभाषाएं पढ़ लें। दोहे आएंगे क्या? दोहे नहीं आएंगे, ऐसे एक दो लाइन आएंगे, ज्यादा नहीं आते। पूरा अंक ही 40 अंक का है, जिसमें 13 अलग अलग चैप्टर है। तो मुश्किल से आप ये मान के चलिए कि रिक्त स्थान पूर्ति है, या अनेक शब्दों में एक शब्द है, तो उनमें ही आएगा, ज्यादा लिखने का नहीं रहता है। अगर अनुच्छेद लेखन आ गया तो उसमें भी बहुत आसानी से नंबर ला सकते हैं। मुहावरे लोकोक्तियां मैंने बताया आज, तो वो भी बहुत सरल तरीके से आप उसमें भी अच्छे से नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो पीछे ठीक है सर सर। क्वेश्चन आप जो बना है रहे हैं कैसे क्या? आएंगे? अभी तो वो बता नहीं सकते कौन बना रहा है कौन नहीं, पर ठीक है, टीचर्स ही भेजते हैं, फिर वो आगे संत मरासा और के पास जाते हैं, क्या होता है। पर पेपर आसान ही रहता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। फिर फाइनल जो भी होता है, और उसी समय पता चलता है कि किसका कौन सा भाग पेपर में लिया गया, हमें भी नहीं पता होता। नहीं, ये पीछे क्वेश्चन जो दिए ना वो अभ्यास करें हम्म। तो उस टाइप का आएंगे क्या? लगभग। इसमें तो बहुत सारे, इतने तो नहीं आते हैं। मुश्किल से हाँ। आप देखो ना, वो पुराना पेपर अगर किसी के पास वापस है तो प्लीज एक बार दोबारा शेयर कर देना, ताकि सबको आसानी हो जाएगी। ज्यादा हम्म, मुश्किल इतना नहीं आता है, 40 अंक का है तो मुश्किल से आप ये मानो संज्ञा सर्वनाम या भाषा वाले ऐसे सरल हैं प्रश्न। अनुच्छेद लेखन आ गया तो और भी अच्छा, मजेदार है कि उसको आराम से लिख सकते हो। फिर मुहावरे लोकोक्तियां हैं, कुछ एक प्रश्न होंगे क्रिया, और वो सब तो आपको देखो पढ़ना ही पड़ेगा। सारा तो सब मैं आपको बता नहीं सकती, एकदम ज्यादा सरल, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत सरल होगा बिना पढ़े कर दोगे, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी। लेकिन हो जाता है एक बार पढ़ने से। तो बस एक बार वापस मैं यही कहती हूँ, एक बार पढ़ लेना सब चीजें। और बहुत ज्यादा उदाहरण या संधि विच्छेद और इनमें, या उदाहरणों में, अलंकार में, इनमें ज्यादा परेशान मत होना, पढ़ लेना बस एक बार जो भी है। और अगर पेपर डाला अनुच्छेद, क्या आपने? पेपर क्या डाला कह, क्या आपने? पेपर डाला हुआ है ग्रुप में। नहीं होगा तो अच्छा। एक बार फिर से डाल दिया जाएगा पेपर, उसकी चिंता ना करें, एक बार आप देख लेना। और ग्रुप हम्म, में थोड़ा सा एक्टिव रहें, क्योंकि फॉर्म भरा जाएगा अब आपका परीक्षा का। तो आपको उसमें संख्या कक्षा 4 लिखना है, जो 4 का पेपर दे रहे हैं। तो ये ग्रुप कहाँ में पे ही होगा आएगा, एग्जाम? तो आप ग्रुप में लगभग 1 अप्रैल से पेपर शुरू हो जाएंगे। तो संभवतः यही है कि आपका भी पेपर 10 से लगभग इसी के आसपास पेपर शुरू होने का होता है। मतलब कैसे, 1 तारीख से ऑनलाइन ही है क्या? हाँ, अच्छा, आप कहाँ से हैं? बैंगलोर से हैं। हाँ, तो पेपर आ जाता है आपके घर तक ही आ जाएगा। लगभग हम्म, आपका पेपर 7 अप्रैल के आसपास होगा। अच्छा, तो ऑनलाइन ही लिखना है क्या? ऑनलाइन नहीं लिखना, लिखना आपको कॉपी पेन पे ही है, अपने हाँ। घर में। फिर उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के, या फोटो जो भी नंबर दिए होंगे ना उस पेपर में, सब मुझे नहीं भेजना। जो पेपर में नंबर दिया होगा उसको भेजना, वो जांच करने वाली कमेटी दूसरी है। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम पढ़ाने वाली कमेटी है, जांच वाली प्योर है। हमारा हम्म, काम होता है यहाँ तक कि पढ़ाना, और पेपर बना के आगे भेज देना। फिर आगे जो भी होगा वो आगे लिखा जाएगा।
किसी को और कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर देना। कोई भी किसी को भी कहने में कुछ आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, कोई भी अवज्ञा हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। सभी को जय Thank you. जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आप जय सभी का। जिनेन्द्र मैम, थैंक यू सो मच। हाँ। थैंक यू, धन्यवाद।